डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसे वीडियो से करेंगे जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। यह वीडियो चीन की राजधानी बीजिंग का है। यह वीडियो चीन की सेना का है। यह वीडियो जिनपिंग के खिलाफ सैन्य बगावत का है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो में चीन की सेना चारों तरफ से बीजिंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। चीन की सेना के इन काफिलों में 10 या 20 फौजी नहीं है, पूरी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है। चीनी सैनिकों का इतना बड़ा दस्ता बीजिंग पर ऐसे ही नहीं उतरा है। यह दस्ता जिनपिंग के खिलाफ उतरा है। चीन की सेना के बीजिंग कूच का यह सबूत जिनपिंग के तख्ता पलट की आशंका को मजबूत कर रहा है। डीएनए मित्रों, चीन में सेना की यह बगावत देश का सर्वकालिक महान नेता बनने का सपना देख रहे शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा रही है और वो डैमेज कंट्रोल और बीजिंग की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गए हैं। मित्रों, सवाल है, क्या चीनी फौज का यह बड़ा ग्रुप जिनपिंग की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर फॉलो कर रहा है? और क्या चीनी फौज के ट्रंप कार्ड की वजह से जिनपिंग अपनी कुर्सी गंवाएंगे या फिर बच निकलेंगे? इन्हीं सवालों का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। मित्रों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गुप्त योजना भी सामने आ रही है। इस योजना के मुताबिक वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा, कोलंबिया, कनाडा या ईरान नहीं है, बल्कि चीन। हमने आपको दिखाया था कैसे चीन के शक्तिशाली जनरल की गिरफ्तारी से जिनपिंग के तख्तापलट की योजना फेल हो गई। लेकिन अब ट्रंप ने ऑपरेशन जिनपिंग के प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में खलबली मच गई है और जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अपने वफादारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, एक जनरल की गिरफ्तारी के बाद कैसे चीन की सेना दो हिस्सों में बंट गई और जिनपिंग के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य विद्रोह की आशंका मजबूत हो गई। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिनपिंग से बगावत करने वाले सैनिक अब बीजिंग से कितनी दूर मौजूद हैं। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, जिनपिंग ने चीन की सेना के नंबर 2 जनरल यानी अपने बाद चीन के सबसे मजबूत व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करवाया? क्योंकि इस रहस्य के सामने आने के बाद चीन में अब शी जिनपिंग के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चलनी शुरू हो गई। सबसे पहले आपको चीन से आए वो वीडियो देखने चाहिए जिसे बीजिंग में असामान्य सैन्य गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा पहला वीडियो चीन के एक सैन्य काफिले का है जो बीजिंग की तरफ बढ़ रहा है। इस सैन्य काफिले में कई सैन्य वाहन शामिल हैं। चीन में ऐसे मिलिट्री ट्रकों का इस्तेमाल बड़े सैन्य उपकरणों और सैनिकों को गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है। ऐसे कई ट्रक धीरे धीरे बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजिंग में सैन्य हलचल इसलिए जिनपिंग सरकार की टेंशन बढ़ा रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चीन की सेना में जिनपिंग के बाद सबसे पावरफुल जनरल झांग की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके तहत चीनी जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ ने देश भर में सैन्य आवाजाही पर रोक लगा दी थी। लेकिन यह सैन्य काफिला बता रहा है, चीन की सेना की कई टुकड़ियां अब हेडक्वार्टर का आदेश नहीं मान रही हैं। चीन की सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस दूसरे वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े ट्रक मध्यम दूरी की मिसाइल लेकर बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मिसाइलों के साथ कई दूसरे ट्रक भी मौजूद हैं, जिनके जरिए सैनिक और हथियारों को बीजिंग लाया जा रहा है। इस सैन्य काफिले के साथ चीन की सेना के पेट्रोल टैंकर और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। ऐसे काफिले युद्ध की स्थिति में बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जो लंबे संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब चीन किसी संघर्ष में नहीं उलझा है, उस वक्त इस काफिले का बीजिंग की तरफ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस काफिले में मध्यम दूरी की मिसाइलों को लेकर जा रहा वाहन भी शामिल है। सोचिए, मिसाइलों को बीजिंग की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? यह वीडियो चीन के जियांगसू प्रांत के यिक्सिंग जिले का है, जो बीजिंग से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और यहां से बीजिंग पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। यानी 10 घंटे के बाद इस सैन्य वाहन के बीजिंग की तरफ जाने की असली वजह भी पता चलने वाली है। लेकिन चीन में लोग सेना के इस कूच को चीन के ताकतवर जनरल झांग की गिरफ्तारी से जोड़ रहे हैं। मित्रों, बीजिंग की तरफ चीन की सेना के कूच का तीसरा वीडियो जिनपिंग के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक ब्रिगेड, जिसमें 3000 से 5000 तक सैनिक होते हैं, उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये सैनिक पूरी तरह हथियारों और सैन्य साजो सामान से लैस हैं और पैदल ही बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो तियानजिन के बुकिंग जिले का है। यह जगह बीजिंग से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। यानी बीजिंग के चारों तरफ से घेरकर ऐसे सैन्य काफिलों के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं।
चीन में ऐसे मूवमेंट पूरे देश में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चीन की सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, इतनी फोर्स आखिर क्या करने के लिए चीन की उस राजधानी में पहुंच रही है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस है, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहते हैं, जहां से पूरे चीन को चलाया जाता है। एक तरफ बीजिंग की ओर से सैन्य टुकड़ियां पीएलए हेडक्वार्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए कूच कर रही हैं, दूसरी तरफ जिनपिंग ने पीएलए में अपना वफादार जनरलों को विशेष सैन्य बलों को अलर्ट रखने के आदेश दे दिए। चीन की सोशल मीडिया में खबर है, बीजिंग में चीन के विशेष सुरक्षा बल जिन्हें तेजिंग कहा जाता है, उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन के विशेष बलों को बीजिंग का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र फॉरबिडन सिटी के पास तैनात किया गया है। आज आपको इस जगह और इस तैनाती का मतलब भी समझना चाहिए। फॉरबिडन सिटी चीन के मिंग और किंग राजवंश के 24 सम्राटों का शाही महल है, जिसे चीन की सत्ता, इतिहास और प्रतीकात्मक शक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है। यानी यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि चीन की शासक आत्मा मानी जाती है। यह इलाका चीन के तियानमेन स्क्वायर के ठीक पीछे मौजूद है, जो चीन के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र रह चुका है। और अब यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है तो मतलब साफ है, चीन का पावर सेंटर खतरे में है। मित्रों, चीन जैसा देश जहां पर हर सूचना सरकार के आदेश के बाद बाहर आती है, जिस देश ने कोरोना जैसे वायरस की खबर को महीनों तक छिपा कर रखा, वहां से ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें बाहर आना क्यों सामान्य घटना नहीं है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है, आखिरकार चीन में हुई किस घटना के बाद बीजिंग को घेरकर चीन की सेना आगे की तरफ बढ़ने लगी है। मित्रों, हमने आपको डीएनए में चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग योशिया की गिरफ्तारी की खबर दिखाई थी, जिन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जनरल झांग योशिया का शी जिनपिंग को लिखा गया एक ओपन लेटर चीन में लीक हो गया है, जिसे पढ़ने के बाद चीन की सेना बगावत पर उतर आई है। आज आपको भी जानना चाहिए, आखिर ये लेटर लीक कैसे हुआ और जनरल झांग योशिया ने शी जिनपिंग को लिखे अपने ओपन लेटर में क्या कहा है। मित्रों, चीन की सेना के जिस प्रभावशाली जनरल को शी जिनपिंग ने गिरफ्तार करवा दिया, उन्होंने ये लेटर दिसंबर 2025 में लिखा था। इस लेटर की पहली लाइन थी, अगर मुझे कुछ होता है तो इस लेटर को सार्वजनिक कर दिया जाए। यानी जिस जनरल को जिनपिंग ने गिरफ्तार कराया, उसे अपने साथ कुछ गलत होने की आशंका पहले से थी। जनरल झांग पर जिनपिंग के तख्तापलट की कोशिश और परमाणु जानकारियां अमेरिका को लीक करने के आरोप लगे। जिनपिंग ने जनरल झांग को भ्रष्टाचार करने वाला जनरल भी कहा था, लेकिन इस लेटर के बाद चीन की पूरी सेना को पता चल गया आखिरकार जिनपिंग क्यों अपने सबसे भरोसेमंद जनरल और बचपन के दोस्त के दुश्मन बन गए। आज आपको भी चीन में तूफान लाने वाले इस लेटर में लिखी महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस लेटर ने शी जिनपिंग की पोल दुनिया भर के सामने खोल दी है। इस लेटर से खुलासा हुआ है, झांग की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बल्कि शी जिनपिंग के साथ राजनीतिक और सैन्य असहमति की वजह से हुई। झांग ने इस लेटर में बताया, चीन की सेना का नियंत्रण करने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसका नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, शी जिनपिंग उसको व्यक्तिगत तानाशाही में बदल रहे थे। इस लेटर में आरोप लगाया गया, सेना का नियंत्रण जिनपिंग ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था, जो पार्टी परंपरा के खिलाफ है। इस लेटर में दावा किया गया, जनरल झांग की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी ताइवान, अमेरिका और जापान के साथ युद्ध का विरोध। झांग का दावा है, शी जिनपिंग चीन की सेना को एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे जो उनको चीन का सर्वकालिक महान नेता बना दे, जबकि जनरल झांग ऐसे किसी भी युद्ध को आत्मघाती और विनाशकारी बताकर इसका विरोध कर रहे थे। जनरल झांग ने जिनपिंग को चेतावनी दी थी, इस युद्ध में चीन के लाखों सैनिक मारे जाएंगे, तटीय चीन तबाह होगा, अमेरिका के प्रतिबंध लगेंगे, चीन के एसेट फ्रीज कर दिए जाएंगे और शासन के भीतर टूट फूट होगी, जिससे चीन बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन जिनपिंग पर तो सबसे महान नेता बनने का जुनून सवार है और इस जुनून में उन्हें अच्छी सलाह भी है, उनको जो अच्छी सलाह है वो भी बुरी लग रही है। जनरल झांग ने अपने पत्र में आरोप लगाया, चीन की सेना को राष्ट्रीय सेना से निजी सेना बनाया जा रहा है। तेज प्रमोशन, व्यक्तिगत निष्ठा और एक व्यक्ति की पूजा से पेशेवर सैन्य संस्कृति नष्ट हो रही है। यानी चीन की सेना में काबिलियत नहीं, अब जिनपिंग से वफादारी ही तरक्की की गारंटी बन गई है।
झांग इसलिए भी चीन की सेना के ताइवान पर कब्जे के विरोध में थे क्योंकि उनका मानना था नेता युद्ध शुरू करते हैं, सैनिक मरते हैं और बाद में नेता हाथ मिला लेते हैं। यानी झांग चीन के सैनिकों की बलि चढ़ाने के खिलाफ थे। ये बात भी जिनपिंग को पसंद नहीं आई। झांग के इस लेटर में कहा गया है अगर उन्हें हटाया गया तो चीन उत्तर कोरिया जैसा बन सकता है। उन्होंने दावा किया उनकी गिरफ्तारी के बाद चीन में मार्शल लॉ और स्थायी दमन का रास्ता खुलेगा। जनरल झांग ने कहा वो चाहते तो चीन में तख्ता पलट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गृह युद्ध और सैनिकों के खून से बचने के लिए वो तख्ता पलट से पीछे हट गए। यानी झांग ने खून खराबे की आशंका की वजह से जिनपिंग का तख्ता पलट नहीं किया है। मित्रों, इस लेटर में लिखा है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैन्य नेतृत्व ने शी जिनपिंग को युद्ध से रोका, जिससे जिनपिंग काफी नाराज हो गए। इसके अलावा पार्टी में एक अंदरूनी सहमति बनी थी कि शी जिनपिंग दोबारा सत्ता नहीं लेंगे, लेकिन अब जिनपिंग उस समझौते से पीछे हट रहे हैं और हर वो व्यक्ति जो उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है उसको अपने रास्ते से हटा रहे हैं। चीन की सेना को चलाने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्यादातर काबिल लोगों को हटा दिया गया है। यह पहली बार है जब पीएलए का कोई शीर्ष स्तरीय अधिकारी सिस्टम के भीतर से ही शासन के खिलाफ खड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है जनरल झांग ने अमेरिका के सहयोग से शी जिनपिंग को ताइवान वॉर से रोकने की कोशिश की थी। जनरल झांग को पता था चीन की सेना पीएलए के अंदर से खोखली है, उसे वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। उन्हें यह साफ दिख रहा था अमेरिका के साथ युद्ध आत्महत्या के बराबर होगा। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को कत्लगाह में झोंकने के बजाय पश्चिमी देशों के साथ सहयोग का रास्ता चुना। जब से चीन की सेना को मालूम चला है कि जिनपिंग ने जनरल झांग को लाखों सैनिकों का खून बहने से रोकने की सजा दी है, तब से चीन की सेना का एक बड़ा तबका असंतुष्ट है। इसके अलावा चीन की सेना के बड़े अधिकारी इसलिए भी डरे हुए हैं जब सबसे वरिष्ठ और ताकतवर जनरल चीन में सुरक्षित नहीं तो दूसरों के सिस्टम में क्या हैसियत होगी। इसका चीन की सेना के मोराल पर भी असर पड़ा है और चीन की सेना की इस हालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा मौका दे दिया। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम में सबसे बड़ा रोड़ा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। माना जा रहा है इसी वजह से ट्रंप चीन में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जनरल झांग के साथ अमेरिका की डील भी इसका हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन जनरल झांग के बाद उनके वफादारों के जरिए भी जिनपिंग को अस्थिर करने का ट्रंप कार्ड व्हाइट हाउस से चलाया जा रहा है। वहीं जिनपिंग अपनी कमजोर होती स्थिति को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना की नाराजगी के बीच जिनपिंग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बीजिंग में स्वागत कर रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान भी जिनपिंग टेंशन में दिखाई दिए। दूसरी ओर ट्रंप भी लगातार बीजिंग पर नजर रखे हुए हैं। तो ट्रंप यूरोप अपने सबसे बड़े सहयोगी ब्रिटेन को सलाह दे रहे हैं, कनाडा को सलाह दे रहे हैं चीन से व्यापार करना खतरनाक है। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ट्रंप को पता है चीन बहुत जल्द अस्थिर होने वाला है? क्या ट्रंप ने खुद चीन के खिलाफ यह साजिश रची है? आज आपको भी जानना चाहिए किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति अगर वेनेजुएला पर हमला करते हैं, ईरान पर हमले की तैयारी करते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोपीय मित्रों से दुश्मनी मोल लेते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चीन और जिनपिंग को नुकसान पहुंचाना ही है। ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान को निशाना क्यों बनाया, अब आप ये समझिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी कुल खपत का लगभग 72% तेल आयात करता है। यानी चीन का रोजाना तेल आयात 11 से 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इतने तेल से पाकिस्तान का काम लगभग 1 महीने तक चल सकता है। वेनेजुएला और ईरान इस तेल की सप्लाई में सबसे महत्वपूर्ण देश हैं क्योंकि ये दोनों देश चीन को डिस्काउंट पर तेल देते हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ईरान से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल का आयात करता है। यह ईरान के कुल निर्यात का 80 से 90% है। यानी ईरान ज्यादातर तेल चीन को बेचता है। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन को 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट देता है। यानी सिर्फ इस डिस्काउंट से चीन को सालाना 6 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत होती है। ईरान पर हमले के साथ ही चीन को मिल रहे सस्ते तेल की सप्लाई भी रुक जाएगी। इसके अलावा चीन वेनेजुएला से 400 से 600 हजार बैरल सस्ता तेल रोजाना आयात करता था, लेकिन अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जे के बाद यह सप्लाई रुक गई है। चीन ने वेनेजुएला में 70 अरब डॉलर का निवेश किया था। अमेरिका के कब्जे से यह निवेश भी फंस गया है। यानी वेनेजुएला और ईरान पर निशाना साधकर ट्रंप जिनपिंग को कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप चीन पर सेमीकंडक्टर प्रतिबंध लगा चुके हैं, एआई चिप्स, क्वांटम टेक पर रोक लगा चुके हैं।
सप्लाई चेन को चीन से वियतनाम, मैक्सिको की ओर मोड़ रहे हैं, जिससे चीन की ग्रोथ धीमी हुई है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और जिनपिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। जिनपिंग कोई बड़ा युद्ध छेड़कर इस नाराजगी की भरपाई करना चाहते थे। ताइवान पर कब्जा करके चीन का सबसे महान नेता बनना चाहते थे, लेकिन जनरल झांग उनके रास्ते का रोड़ा बन गए, जिनको ट्रंप प्रशासन का साथ भी मिला। और अब झांग की गिरफ्तारी के बाद बीजिंग की तरफ चीन की सेना का कूच जिनपिंग के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अगर जिनपिंग सेना की इस नाराजगी से नहीं निपट पाए तो ईरान से पहले चीन में भी तख्ता पलट हो सकता है। डीएनए मित्रों, बीजिंग में तख्ता पलट के डर से हलचल बढ़ गई है तो दिल्ली में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इसकी वजह है वो अहम बैठक जिसे दुनिया ने नाम दिया है डिप्लोमेसी इन दिल्ली। अब हम आपके लिए जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा आखिर कैसे भारत अरब कूटनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। आखिर क्यों अरब देशों के बड़े बड़े खलीफा दिल्ली में डेरा जमा कर बैठ गए हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको अब से कुछ घंटों बाद शुरू होने वाली कूटनीतिक मैराथन से जुड़ा अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। शनिवार को दिल्ली में IAFMM यानी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन शुरू हो रहा है। इस मीटिंग में लीग ऑफ अरब स्टेट्स के 22 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के सभी 12 देशों ने अपने विदेश मंत्री या प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए इस फोरम की पिछली मीटिंग साल 2016 में हुई थी। 10 साल बाद अचानक इस फोरम को दोबारा एक्टिवेट किया गया है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से इस्लामिक जगत में बढ़ती टेंशन। यही कारण है कि कल जब दिल्ली में भारत और अरब जगत के विदेश मंत्री मिलेंगे तो 3 किरदारों की नजर इस मीटिंग के हर पल पर बनी रहेगी। ये 3 किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मित्रों, आखिर ट्रंप, खामनेई और मुनीर को इस मीटिंग में क्या दिलचस्पी होगी, अब हम आपको एक एक करके इसी मुद्दे से जुड़ी बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ट्रंप की बात कर लेते हैं। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग को लेकर 2 कारणों से ट्रंप के अंदर फिक्र पैदा होगी। पहला फैक्टर है गाजा को लेकर वो बोर्ड ऑफ पीस जिसे ट्रंप ने खड़ा किया है। ट्रंप ने इस बोर्ड के जरिए अधिकतर अरब देशों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश की थी। अगर भारत के साथ अरब देशों ने एक परचम के तले आकर सहयोग पर सहमति जताई तो यह संभावित गठबंधन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए यकीनन चुनौती बन जाएगा। ट्रंप ने रूस से तेल के आयात को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया था। दिल्ली में होने वाली मीटिंग का एक बड़ा एजेंडा ऊर्जा भी है। अगर अरब देशों ने भारत को किसी रियायत या वाजिब फॉर्मूले के साथ तेल सप्लाई करने पर हामी भर दी तो ट्रंप के टैरिफ वाले हथियार की धार कुंद पड़ जाएगी। डीएनए मित्रों, इस मीटिंग में ट्रंप की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है ईरान को लेकर मीटिंग में होने वाली चर्चा। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस मीटिंग में IAFMM के कोर एजेंडा के साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशन पर भी बात होगी। 23 जनवरी को ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था जो ईरान को लेकर अमेरिका लाया था। ट्रंप को यह फिक्र जरूर सता रही होगी कहीं भारत के साथ बैठकर ईरान के मुद्दे पर अरब देश कोई ऐसी सहमति ना बना लें जो अमेरिका को कबूल नहीं हो। मित्रों, ट्रंप की टेंशन डिकोड करने के बाद अब नंबर है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का। खामनेई की सरकार और पूरा सिस्टम इस डिप्लोमेसी इन दिल्ली पर पूरी नजर रखेगा। मित्रों, खामनेई के सामने इस वक्त 2 बड़े प्रतिद्वंदी मौजूद हैं। पहला अमेरिका और दूसरा वो इजराइल, जिससे पिछले ही साल ईरान ने 13 दिनों तक जंग लड़ी है। यह दुनिया को पता है कि इजराइल और भारत के रिश्ते काफी पुराने और मजबूत हैं। अगर दिल्ली के मंच से अरब देशों ने इन संबंधों के आधार पर इजराइल से रिश्ते आगे बढ़ाने पर विचार किया तो ऐसा कदम मिडिल ईस्ट में ईरान को अलग थलग करने के लिए काफी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में तो भारत ने ईरान के पक्ष में वोटिंग भी की थी, लेकिन क्या सामरिक फ्रंट पर भी अरब देशों के साथ मिलकर भारत ईरान की हिमायत में कोई फैसला लेगा? यह भी एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर खामनेई की नजर रहेगी। मित्रों, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित टकराव से अरब देश भी डरे हुए हैं। अरब देशों को पता है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर ही हमला करेगा। अरब देशों के अंदर बसी इस दहशत का भी हम आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस तीसरे किरदार के बारे में जानना चाहिए जिसकी नींद इस मीटिंग के ऐलान से ही उड़ी हुई है। यह तीसरा किरदार है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली में होने वाली भारत और अरब देशों की मीटिंग किस तरह मुनीर के प्लान पर
पानी फेर देगी। मित्रों, मुनीर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है इस्लामिक नेटो बनाना, यानी इस्लामिक देशों का सामरिक गठबंधन खड़ा करना। मुनीर को खतरा है अगर भारत के साथ अरब देशों का सहयोग आगे बढ़ा तो इस्लामिक नेटो का यह नापाक प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुनीर के अंदर बैठी दहशत की दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तानी फौज के धंधे का चौपट हो जाना। हाल ही में मुनीर ने सऊदी अरब, लीबिया और सूडान जैसे इस्लामिक देशों को हथियार बेचने की डील की है। आधुनिक और घातक हथियार बनाने के क्षेत्र में पाकिस्तान से भारत कई मील आगे है। अगर कूटनीतिक चैनल्स के जरिए भारत ने सामरिक क्षेत्र में सहयोग या किसी डील को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तानी फौज का खाद पानी भी बंद हो जाएगा। मित्रों, डिप्लोमेसी इन दिल्ली से किस पक्ष को किस तरीके की फिक्र हो रही होगी, यह हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं आखिर तनाव से भरे इस दौर में अरब देशों ने भारत में ही लामबंद होने का फैसला क्यों किया और 10 साल तक जुदा रहने के बाद अरब देश भारत के इस बड़े मंच पर दोबारा लौटने के लिए मजबूर क्यों हुए। मित्रों, पिछले तकरीबन 10 वर्षों से भारत ने अरब देशों और उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदियों से रिश्तों में एक संतुलन बनाया हुआ है। यह संतुलन व्यापारिक से लेकर सामरिक मोर्चों तक मौजूद है। मिसाल के लिए भारत ने I2U2 ग्रुप का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस ग्रुप में इजराइल और यूएई जैसे प्रतिद्वंदियों को साथ लाकर भारत ने मिडिल ईस्ट में एक ब्रिज की तरह काम किया। इसी तरह IMEC नाम के आर्थिक गुट में भारत ने इजराइल के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई जैसे इस्लामिक देशों को एक मंच पर लाने का काम किया है। भारत ने अरब जगत और इजराइल के बीच जिन साझेदारियों को अंजाम दिया, उसकी वजह से अरब देशों के अंदर यह भरोसा पैदा हुआ कि भारत किसी पक्षपात का हिस्सा नहीं बनेगा, वो अपनी स्वतंत्र नीति के आधार पर आगे बढ़ेगा। भारत की इसी नीति की एक मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब गाजा के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। चूंकि इस बोर्ड में फिलिस्तीन से किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया तो भारत ने इस बोर्ड से दूरी बनाकर रखी। मित्रों, न्याय के प्रति भारत के इसी निश्चय की वजह से फिलिस्तीनी अथॉरिटीज के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंचे हैं। फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों को भारत से क्या उम्मीदें हैं, ये आपको उनकी ही जुबानी सुनना चाहिए। हमारे लिए ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत और अरब देश एक साथ आकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी यहाँ संवाद होगा। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर भारत की भूमिका काफी अहम है और हमें लगता है कि भारत की मेजबानी में हमारे मुद्दों से जुड़े सभी पहलुओं पर सार्थक संवाद होगा। मित्रों, इन्हीं उम्मीदों और भरोसे की वजह से कहा जा रहा है डिप्लोमेसी इन दिल्ली कोई रूटीन कूटनीतिक आयोजन नहीं है। यह वो आयोजन है जो तनाव से भरे मिडिल ईस्ट को शांति का रास्ता दिखा सकता है। डीएनए के 29 जनवरी के संस्करण में हमने आपको बताया था किस तरह टेंशन से भरे माहौल के बीच भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर तेहरान पहुंचे थे और वहां सामरिक मुद्दों से जुड़ी बातचीत में हिस्सा लिया था। मित्रों, मौजूदा तनाव में ईरान और अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं नजर आते, लेकिन इस तनातनी में इजराइल की शक्ल में एक ऐसा पक्ष भी शामिल है जो भारत को काफी तवज्जो देता है। कब कब इजराइल ने भारत के कहने पर टकराव की जगह शांति को स्वीकारा, यह भी आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, वर्ष 2024 में जब गाजा का युद्ध चल रहा था तो भारत ने ही इजराइल से रमजान के महीने में अस्थायी युद्ध विराम की अपील की थी। इस अपील को इजराइल ने माना और रमजान में सैन्य अभियानों की तीव्रता कम कर दी। जून 2025 में जब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे तो भारत ने दोनों देशों को कदम वापस खींचने के लिए कहा था। भारत की पहल के बाद दोनों देशों ने हमलों पर ब्रेक लगाए। जुलाई 2025 में भारत ही वो देश था जिसने गाजा में अस्थायी की जगह स्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने रखा था। भारतीय प्रस्ताव के बाद इजराइल ने युद्ध विराम पर संजीदगी से सोचना शुरू किया। मित्रों, अरब देशों को उम्मीद है भारत के जरिए इजराइल को तनाव बढ़ाने से रोका जा सकता है। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो शायद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका कम हो जाए। कल सुबह जब अरब जगत जागेगा तो इन अरब देशों की आवाम यकीनन डिप्लोमेसी इन दिल्ली के परिणाम की प्रतीक्षा करती नजर आएगी। ईरान पर संकट बढ़ा है, लेकिन विकट परिस्थिति आसपास के दूसरे मुस्लिम देशों के लिए भी है। ईरान के साथ साथ 8 मुस्लिम देशों में अमेरिकी हमले का बेहिसाब डर है। यह डर इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों अड़े हुए हैं। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन खलीफा झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के शब्दों में धमकी की तीव्रता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। डीएनए मित्रों, अमेरिका पहले से ही समंदर में महाविनाशक जंगी बेड़ा खड़ा कर चुका है और अब उसने अपने विध्वंसक बमवर्षक विमान उड़ा दिए हैं।
दूसरी तरफ खलीफा की सेना समंदर में बारूद बिछा रही है। ईरान और अमेरिका की तैयारियों के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि खलीफा पर हमले में अमेरिका के साथ 7 देश शामिल होने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 देश कौन से हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने वाले हैं। मित्रों, धमकी देने वाले ट्रंप के करीबी अधिकारी और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं। ट्रंप के बगल में बैठकर उनके रक्षा मंत्री अगर अमेरिका सैन्य क्षमता की व्याख्यान करें तो इसे तेहरान बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ अमेरिका के महाविनाशक बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 4 B-2 बम वर्षक विमानों ने उड़ान भरी है। ये विमान अमेरिका से हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के लिए उड़ान उड़ी है। जाहिर तौर पर इसे खलीफा के खिलाफ ट्रंप की आक्रामकता के तौर पर देखा जा रहा है। मित्रों, विशेषज्ञ B-52 बॉम्बर की उड़ान को हमले की तैयारी के तौर पर इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना के अतिरिक्त युद्धपोत तैनात हैं। इस वक्त 1-2 नहीं बल्कि 8 विध्वंसक बेड़ा ईरान के इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। USS माइकल मर्फी, USS स्प्रॉन्स युद्धपोत और USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर युद्धपोत उत्तरी अरब सागर में खड़े हैं। ये तीनों USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की सुरक्षा में हैं। USS डेलबर्ट D. ब्लैक युद्धपोत लाल सागर में खड़ा है। USS मिटशर और USS मैकफॉल जंगी बेड़ा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास में तैनात हैं। USS बल्केली और USS रूजवेल्ट पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। इस तैनाती का उद्देश्य स्पष्ट है। मित्रों, ईरान की मुश्किलें सिर्फ B-52 जैसे बॉम्बर या फिर युद्धपोतों की तैनाती नहीं बढ़ा रही है, बल्कि अमेरिका के साथियों ने भी खलीफा के खिलाफ चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। जो यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ दिख रहे हैं वो भी ईरान के ऊपर हमले के समय अमेरिका का साथ देने के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि 1-2 नहीं बल्कि 7 देशों के साथ मिलकर ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं। मित्रों, अब हम आपको बताना चाहेंगे वो 7 देश कौन कौन से हैं जो ईरान पर हमले के वक्त कैसे अमेरिका का साथ देंगे। सबसे पहले हम उस इजराइल का जिक्र करेंगे जिसका पावर इंडेक्स में ग्लोबल रैंकिंग 15 है, लेकिन ये ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले साल भी ईरान पर सीधा हमला किया था। ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ईरान के लिए सबसे घातक बन जाएगा। दूसरा नाम फ्रांस का है जिसका पावर इंडेक्स में ग्लोबल रैंकिंग 6 है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही इसकी मौजूदगी है और ये अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की नौसेना और एयरफोर्स को तबाह कर सकता है। तीसरा नाम ब्रिटेन का है जिसका पावर इंडेक्स में ग्लोबल रैंकिंग 8 है। अमेरिका का यह सबसे करीबी सहयोगी देश मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ खुफिया और नौसैनिक सपोर्ट दे सकता है। ब्रिटेन अपना एक टाइफून जेट कतर में तैनात कर चुका है। मित्रों, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, सिर्फ ये 3 देश अगर अमेरिका के साथ आ गए तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसके अलावा इटली भी है जिसका पावर इंडेक्स में ग्लोबल रैंक 10 है और यह ईरान के खिलाफ अमेरिका को लॉजिस्टिक्स और एयर सपोर्ट देगा। जर्मनी भी अमेरिका का साथ देगा जिसका पावर इंडेक्स में ग्लोबल रैंक 14 है। यह भी अमेरिका को ईरान के खिलाफ लॉजिस्टिक्स और खुफिया इनपुट दे सकता है। इसके अलावा जॉर्डन जो पावर इंडेक्स में 60वें नंबर पर आता है, लेकिन यह ईरान के लिए बहुत बड़ी क्षेत्रीय स्तर की मुसीबत बनेगा। पिछले साल जब इजराइल का ईरान के साथ युद्ध हुआ था तब जॉर्डन ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने में मदद की थी। 7वां देश सीरिया है जिसका पावर इंडेक्स तो 130वीं रैंक का है, लेकिन यह मुस्लिम देश परसेप्शन के लिए और उसके लिहाज से ईरान के लिए घातक साबित होगा। इससे स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका के साथ ये 7 देश ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक आपदा साबित होंगे। हालांकि इसका अंदाजा ईरान को भी है। ईरान जानता है कि ट्रंप का चरित्र क्या है, उनकी मंशा क्या है, लेकिन ईरान ट्रंप और उनके साथियों के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान की सेना ने ट्रंप को जो जवाब दिया है उसने मुस्लिम देशों में खौफ बढ़ा दिया है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु को सीधे परास्त ना कर सको तो उसके आश्रय और मित्रों को निर्बल करो, और ईरान के पास यही एकमात्र रास्ता बचा है। डीएनए मित्रों, पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध की हलचल जारी है, लेकिन एक हलचल सोने को लेकर भी मची हुई है। यह एक अलग तरीके का युद्ध है जहां हथियार नहीं चल रहे, परमाणु विमान नहीं उड़ाए जा रहे, समुद्र में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई जा रही, लेकिन अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए यह युद्ध भी उतना ही खतरनाक है। यह युद्ध सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाला है। इसलिए इस विश्लेषण को
आपको आज बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इसे आप गोल्ड वॉर भी कह सकते हैं। कल तक जो सोना रोज कीमत का नया रिकॉर्ड बना रहा था, उसमें आज अचानक गिरावट आ गई। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। इस सब के बीच परमाणु हमले से बचने के लिए बनाए गए बंकर में सोना जमा किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो बंकर परमाणु हमले से बचने के लिए बनाए गए, उनमें सोना जमा किया जा रहा है। सोने से जुड़ी इस हलचल का असर भारत में शादियों पर पड़ रहा है। भारत जैसे पारिवारिक देश में सोने की अलग अहमियत है। भारत में सोना सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि परिवार की विरासत, सुरक्षा, परंपरा, संबंधों और समृद्धि का प्रतीक है। यह संबंधों को सुनहरा बनाता है, लेकिन सोने की बढ़ती कीमत से शादियों में सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। अगर ये कहें कि आम आदमी के हाथ से सोना छीन लिया गया है, तो गलत नहीं होगा। शादियों में सोने की महंगाई के असर से पहले आपको जानना चाहिए कि दुनिया में सोने को लेकर क्या चल रहा है। डीएनए मित्रों, रोज कीमत का नया कीर्तिमान बनाने वाले सोने में आज अचानक गिरावट आ गई। सर्राफा बाजार में सोना लगभग 9,500 रुपए गिरा, जबकि चांदी के दाम में करीब 40,000 रुपए की गिरावट आई। यानी एक दिन में सोना 5% से ज्यादा क्रैश हुआ, जबकि चांदी 10% से ज्यादा गिरी। यानी एक दिन में गोल्ड क्रैश कर गया और चांदी भी क्रैश कर गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9,545 रुपए गिरकर 1,65,795 रुपए पर आ गया, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 40,638 रुपए गिरकर 3,39,350 रुपए रह गई। डीएनए मित्रों, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सोने चांदी के दाम में और भी ज्यादा गिरावट आई। MCX पर आज एक समय चांदी का दाम 17% तक गिर गया था, वहीं सोने का दाम 9% तक गिर गया। सोचिए, सोने और चांदी का दाम बढ़ते बढ़ते अचानक धड़ाम हो गया। कहा गया कि दाम में गिरावट के पीछे मुनाफा वसूली है, यानी मुनाफा कमाने के लिए बिक्री की गई, जिससे दाम अचानक गिर गए। यानी बहुत से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दाम में बढ़ोतरी के समय मुनाफा कमाकर बाहर निकल जा रहे हैं। भले ही आम लोग लंबे समय के लिए सोने में निवेश कर रहे हो, लेकिन मुनाफा कमाने वालों के लिए यह सोने के निवेश से बाहर निकलने का समय बन गया है। यह रुझान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। डीएनए मित्रों, दुनिया में युद्ध का जो खतरा रोज बढ़ता जा रहा है, वो सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है। लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने में पैसा लगा रहे हैं और मौका मिलने पर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी तरह दुनिया के कई सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। इनमें पोलैंड, कजाकिस्तान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। ये देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट की वजह से भी सोना महंगा हो रहा है। डीएनए मित्रों, सोने की कीमत बढ़ने के जो कारण हमने आपको बताए, वो प्रत्यक्ष हैं, उनके बारे में सबको पता है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी हैं जिनकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आज आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताएंगे जो ये इशारा करती है कि सोने की कीमतों में लगी ये आग नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल किया जा रहा है। मित्रों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे बंकर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सोना स्टॉक किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में शीत युद्ध के समय बनाए गए करीब 3 लाख पुराने परमाणु बंकर अब भी मौजूद हैं। आज की तारीख में इनमें से ज्यादातर बंकर बेकार पड़े हैं, लेकिन एक बंकर ऐसा है जिसमें बीते कुछ महीनों से काफी हलचल है। यहां हर महीने सोने से लदे ट्रक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है यहां कई टन सोने का भंडार जमा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है, इतना सोना कौन जमा कर रहा है और क्यों जमा कर रहा है? डीएनए मित्रों, हो सकता है आपने टेथर का नाम नहीं सुना हो। यह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो डिजिटल डॉलर बनाती है। इसी कंपनी ने अब सोने का नया खेल शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि टेथर चुपचाप दुनिया भर से भारी मात्रा में सोना खरीद रही है। एक अनुमान के मुताबिक टेथर ने पिछले साल 70 टन सोना खरीदा है। बताया जा रहा है कि टेथर के न्यूक्लियर बंकर में 140 टन सोना जमा किया गया है। आज की तारीख में सोने के इस भंडार की कीमत है 2.5 लाख करोड़ रुपए। अगर बैंकों और सरकारों को छोड़ दें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर टेथर इतना सोना जमा क्यों कर रही है? इतने सोने का यह कंपनी क्या करेगी? मित्रों, दुनिया जिस अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, उससे डॉलर पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है और दुनिया धीरे धीरे सोने में निवेश कर रही है। दुनिया भर में इस ट्रेंड को देखते हुए ही टेथर कंपनी ने चुपचाप सोना खरीदना शुरू कर दिया
और साल 2025 में किसी एक देश से भी ज्यादा सोना खरीद लिया। मतलब यह हुआ एक साल में कोई देश जितना सोना खरीदता है उससे ज्यादा सोना इस कंपनी ने अकेले खरीद लिया। मित्रों, इस जमाखोरी का नतीजा यह हो रहा है कि सोने के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। टेथर जैसी कंपनी ने मार्केट से इतना सोना खींच लिया कि बाजार में सप्लाई कम हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। स्विट्जरलैंड में सोने की जमाखोरी हो रही है और इस जमाखोरी की सबसे बड़ी कीमत भारत के लोग चुका रहे हैं। डीएनए मित्रों, दूसरे देशों में सोना केवल ज्वेलरी और निवेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सोना धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक भी है। अथर्ववेद में वर्णन है कि सोना सबसे पवित्र धातु है जो धारण करने वाले को शुद्ध रखता है। सोने की इसी शुद्धता की वजह से शादी से लेकर त्योहारों तक इसका महत्व है, लेकिन सोने की कीमत में बढ़ोतरी के कारण इसकी खरीदारी पर काफी असर पड़ा है। पिछले साल सोने का दाम लगभग 65% बढ़ा और आज के क्रैश को छोड़ दे तो नए साल में भी यह सिलसिला लगातार जारी है। इसी का असर है कि भारत में सोने की ज्वेलरी की बिक्री में भारी गिरावट आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 में भारत में ज्वेलरी की मांग में 24% की भारी गिरावट आई। लोग अब ग्राम की जगह मिलीग्राम में सोना खरीदने के बारे में सोचने लगे हैं। पहले शादियों में 100 ग्राम सोने पर 6 से 7 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इतने ही सोने के लिए 17 से 18 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यानी शादियों में केवल सोने पर खर्च से 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह खर्च मिडिल क्लास के लोगों की पूरी जमा पूंजी को खत्म कर रहा है। डीएनए मित्रों, सोने की बढ़ती कीमत के कारण लोग अब 14 या 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जबकि आमतौर पर 22 कैरेट सोने का आभूषण सबसे अच्छा होता है। यानी दाम बढ़ने की वजह से लोग कम प्योरिटी वाले सोने का गहना खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज आपको आम लोगों की बातें भी थोड़ा ध्यान से सुननी चाहिए। सोने और चांदी जिस तरीके से महंगा हुआ है, क्या शादी में खरीदारी कुछ फीकी हुई है या फिर जितनी करनी थी उतनी ही कर रहे हैं? नहीं, शादी में ऐसी खरीदारी तो ना के बराबर हुई है। सोने चांदी ने ऐसे आसमान छुए हैं कि गरीब आदमी के बस की तो है ही नहीं है। सोना आसमान छू रहा, चांदी उससे ऊपर जा रही। कितना सोना खरीद लिया शादी? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? औकात ही नहीं है अपनी सोना खरीदने की। पहले डीएनए मित्रों, फरवरी के पहले हफ्ते में शादियों का सीजन एक बार फिर शुरू हो रहा है। भारत में सोने की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ शादियों का है। भारत में हर साल 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक शादियां होती हैं। सिर्फ नवंबर दिसंबर के सीजन में लगभग 46 लाख शादियां हुई। एक औसत भारतीय शादी में बजट का 25 से 35% हिस्सा सिर्फ ज्वेलरी पर खर्च होता है। लेकिन सोने की कीमत में आई तेजी के कारण लोग कम ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं। शादियों में सोने पर खर्च तो बढ़ गया, मगर सोने की मात्रा काफी कम हो गई है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए, आम भारतीयों ने महंगाई की वजह से सोने के आभूषणों की खरीद भले ही कम कर दी हो, लेकिन सोने के सिक्कों और बार में निवेश 17% बढ़ गया है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश 283% बढ़ा है। यानी लोग रियल एस्टेट या जमीन की तरह सोने की खरीद भी निवेश के लिए कर रहे हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल के जरिए डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकता है। जो लोग पैसा बैंक में जमा रखते हैं वो पैसा ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में डिजिटल गोल्ड में लगा रहे हैं। इससे लिक्विडिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। यानी ज्यादा दाम के बावजूद सोना निवेश का जरिया बन गया है, लेकिन आज का क्रैश ऐसे निवेशकों के लिए भी खतरे की घंटी। डीएनए मित्रों, हमारे देश के हर परिवार में, आपके भी घर में गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते दामों पर जरूर चर्चा हो रही होगी। लोग परेशान हैं, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा भी देश है जहां सोने की सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। मुस्लिम देश यूएई के शहर दुबई में एक ऐसी नई सिटी बनाई जा रही है जहां सोने की सड़क होगी। सोचिए, एक तरफ लोग शादी के लिए जरूरी आभूषण महंगाई की वजह से नहीं खरीद पा रहे, दूसरी तरफ सोने की सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। यह सोने की सड़क दुबई में बनेगी। वहां की सरकार ने गोल्ड डिस्ट्रिक्ट बसाने का एक ऐलान किया है, जो सोने की खरीद बिक्री का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यह प्रोजेक्ट रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग के अलावा बुलियन और इन्वेस्टमेंट को ही एक छत के नीचे लेकर आएगा। इससे ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक यूनिफाइड इकोसिस्टम बनेगा। दुबई के अधिकारियों को उम्मीद है कि गोल्ड सिटी में कम से कम 1000 से ज्यादा सोने की रिटेल दुकानें होंगी, जिनमें कई भारतीय रिटेलर भी होंगे। इससे इस इलाके की पहचान गोल्ड सिटी के तौर पर मजबूत होगी और पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहे दुबई को इससे एक नई पहचान मिलेगी। इसी गोल्ड सिटी में गोल्ड स्ट्रीट बनाई जाएगी।
प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सड़क बनाने में 24 कैरेट सोने की जगह सोने के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका डिजाइन गोल्डन थीम वाला होगा, जिससे सड़कें सोने की तरह चमकदार दिखेंगी। यह दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट होगी और इस गोल्ड सिटी का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। इसके अलावा दीवारों, लैंप पोस्ट या साइन बोर्ड पर सोने की पतली परत चढ़ाई जाएगी। शहर का आर्किटेक्चर भी सोने से प्रेरित होगा। बिल्डिंग के सामने गोल्डन डेकोरेशन और लाइटिंग की जाएगी, जिससे सोने की चमक का एहसास होगा। डीएनए मित्रों, भाव बढ़ाने की रेस में इस वक्त चांदी सोने पर भारी पड़ रही है, लेकिन चांदी को लेकर एक हलचल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें मंदिर के गर्भगृह की चौखट से चांदी गायब होने की बात कही जा रही है। डीएनए मित्रों, चौखट पर एक श्रद्धालु के सहयोग से करीब 10.5 किलो चांदी की परत चढ़ाई गई थी, लेकिन अब कई जगह चांदी की परत नष्ट हो गई है, जिससे चौखट की लकड़ी दिखाई देने लगी है। ये फोटो और वीडियो वायरल होने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इनमें चांदी गायब होने को चोरी से जोड़कर दिखाया जा रहा है, चूंकि इस समय चांदी की कीमत आसमान छू रही है, इसलिए इन दावों ने तूल पकड़ लिया। डीएनए मित्रों, जी न्यूज की टीम ने बांके बिहारी मंदिर जाकर इन आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश की। जिस चौखट से चांदी गायब होने की बात कही जा रही है, वहां मौजूद सेवायत ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। इशारों में उन्होंने चांदी की चोरी के आरोपों को सच बताया। यहाँ इतने सारे सिक्योरिटी हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह लगता है इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी पर कि इतने सब सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ से चांदी टूट कैसे रही है। रात भर यहाँ सिक्योरिटी रहती है, 150 से 200 आदमी सिक्योरिटी वाले हैं, कैमरे भी लग रहे हैं, चोरी हो रही है। और कैमरे भी यदि आप यहाँ हर जगह लगा देंगे तो फिर सिक्योरिटी क्या कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर मंदिर के सेवायत तक चांदी की चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मंदिर की हाई पावर प्रबंधन समिति की कुछ और ही दलील है। प्रबंधन समिति ये तो मानती है कि चौखट से चांदी की परत हट गई है, लेकिन इसके पीछे वो चोरी नहीं बल्कि इत्र वाली थ्योरी बता रही है। प्रबंध समिति का कहना है कि भक्त चौखट पर ठाकुर जी के लिए इत्र सेवा करते हैं। उनके मुताबिक चांदी की परत हटने के पीछे बाजार में मिलने वाला मिलावटी और केमिकल युक्त इत्र जिम्मेदार है। इसी वजह से चांदी हट गई है और नीचे की लकड़ी साफ साफ दिखाई देने लगी है। इस विवाद से सबक लेकर मंदिर प्रबंधन ने फैसला लिया है कि गर्भगृह की दीवारों और चौखट के पास जल्द ही हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जागरूकता के लिए भक्तों से अपील की जा रही है कि वो चौखट पर सीधे इत्र लगाने से बचें। साथ ही नष्ट हुई चांदी की मरम्मत पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि मंदिर के सेवायत ने इत्र से चांदी गलने की इस थ्योरी को ठुकरा दिया है। यहाँ पर इत्र लगवाया जाता है, इत्र घिसवाया जाता है, और आपको पता है वो इत्र का 20 रुपए की जो इत्र की शीशी होती है ना, प्योर केमिकल की, वो लगाया जाता है। उससे ये गल रही है। क्या इत्र से चांदी कट जाएगी? ये टूट जाएगी? नहीं हो सकता। ये तो वो वाली बात हो गई कि कुछ भी कह दो। आप उठे और आपने ये सोच लिया कि इनका वो करना है, इत्र सेवा बंद करनी है। डीएनए मित्रों, एक पक्ष कह रहा है कि इत्र की वजह से चांदी गल गई, दूसरा पक्ष इससे इनकार कर रहा है। वो मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, चोरी के आरोपों को मजबूत कर रहा है। हमने आज इस विवाद को लेकर एक जौहरी से भी बात की। आपको इत्र से चांदी के गलने की थ्योरी पर उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। अभी तक तो ऐसा कोई केमिकल आया नहीं कि जिससे चांदी कम हो जाए, साफ करने से या कुछ करने से। ऐसा कोई केमिकल नहीं आया कि चांदी उससे कम हो जाए, उसका वजन कम हो जाए, ऐसा कोई केमिकल नहीं है। ये कि अगर जो कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। डीएनए मित्रों, बांके बिहारी मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। ऐसे में जब वहां चांदी की चोरी के आरोप लग रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चांदी चोरी के आरोपों का सच सामने आना चाहिए। मित्रों, गोल्ड वॉर के बाद अब हम उस वॉर का विश्लेषण करेंगे जो भारत के पड़ोस में कभी भी छिड़ सकती है। इस बार शहबाज और मुनीर नए घमासान का प्लान बना रहे हैं। सरहद पार इस प्लान को पाकिस्तान वर्सेस पठान का नाम दिया जा रहा है। मित्रों, अब हम आपको शहबाज और मुनीर के इस प्लान का पहला चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। इस प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान गौर से देखना और समझना चाहिए। एक मीडिया इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह समझना गलती होगी कि हमने अफगान तालिबान का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैं दोहराना चाहता हूं कि अफगान तालिबान से निपटने का वक्त आ गया है। हमें बस दिन और जगह तय करनी है। आज जो हालात हैं उन्हें देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क बन चुका है।
मित्रों, अफगान तालिबान का एक बड़ा हिस्सा पश्तून यानी पठान है। शहबाज सरकार के मंत्री इन्हीं पठानों से निपटने का दम भर रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान वर्सेस पठान के दूसरे अध्याय को देखना चाहिए। यह चैप्टर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कलम से लिखा गया है। मुनीर की फौज तहरीक तालिबान के गढ़ यानी तिरहा घाटी में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन करा रही है। पाकिस्तानी फौज ने नागरिकों को घाटी छोड़ने के लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दी थी, जिसे अब बढ़ाकर फरवरी के पहले हफ्ते तक कर दिया गया है। अब तक इस घाटी की 1.5 लाख की आबादी में से 80,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तानी फौज की कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इस घाटी से एक आदमी को विस्थापित कर दिया जाए। मित्रों, इतने बड़े विस्थापन से एक ही संकेत मिलता है कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर बसे पठान यानी तहरीक तालिबान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है। फौजी हमलों में नागरिकों के मरने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। इसी वजह से पठान लड़ाकों से भिड़ने के लिए पाकिस्तान की कायर फौज नागरिकों को उनके घर बार से दूर कर रही है। मित्रों, अफगान तालिबान से पाकिस्तान किस तरह निपटेगा, निपट भी पाएगा या नहीं, इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मुनीर के प्लान का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज के इतिहास में यह दूसरी बार है जब पश्तून बागियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी की जा रही है। मुनीर का यह प्लान कितना कामयाब होगा, यह समझने के लिए आपको पहले ऑपरेशन के आंकड़े ध्यान से देखने और समझने चाहिए। मित्रों, पठान बागियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 2014 में ऑपरेशन जर्ब-ए-अज्म शुरू किया। यह ऑपरेशन 2017 तक चला। इन 3 सालों में पठान बागियों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फौज के 500 से ज्यादा अफसर और जवान मारे गए। उत्तरी वजीरिस्तान और उसके नजदीकी इलाकों से 10 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज को 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए थे। और डीएनए में आज का संदेश, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरी, इसकी शुरुआत ही ना करना। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।